जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा स्ट्रेटजी विद रवि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में, या पर्वतों से संबंधित जो भी सिद्धांत रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोबर के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं आज, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कोबर ने जो भूसन्नति सिद्धांत या भू अवनति जो सिद्धांत दिया है उसका इतिहास क्या रहा है, यानी कि वो कैसे उसका विकास हुआ, कैसे शब्द लाया गया, या फिर उसकी जो विचारधारा थी वो किसकी थी, है ना। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं कोबर के, अगर भूसन्नति सिद्धांत के पहले अगर बात करें भूसन्नति की, भूसन्नति या भू अवनति, इसको अंग्रेजी में जियो सिंक्लाइन कहते हैं। क्या होता है भू अवनति या भूसन्नति? तो हम अगर सरल शब्दों में बात करें तो देखिए, ऐसा उथला लंबा संकरा या सरकरा जलीय भाग जिसके तल छठ का जमाव व धसाव हो। यानी कि पृथ्वी पर ऐसा उथला लंबा सरकरा जलीय भाग जिसके तल छठ का निरंतर जमाव या और निरंतर धसाव होता रहे। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी पृथ्वी पर ऐसा जलीय भाग जो लंबा है, सरकरा है और उथला है। उथला माने कम गहरा, इसकी जो गहराई होगी वो क्या होगी? कम होगी। क्या होता है इसमें जो अपर्दन के कारक होते हैं, जो अपर्दन जिनके द्वारा अपर्दन होता है वो क्या करते हैं, सेडिमेंट्स का या अवसादों का जो है इसमें जमाव करते रहते हैं तलछट। तो इसका ये जो तलछट है वो क्या होता जाता है, धंसता जाता है। तो इसी को जियोसिंक्लाइन या भू अवनति कहते हैं। इसका इतिहास क्या रहा है? अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो विचारधारा है, इसकी जो विचारधारा है वो सबसे पहले 1859 में हाल महोदय के द्वारा दी गई। उसके बाद अगर विचारधारा के बाद में हम देखें तो भू अवनति या भूसन्नति जो शब्द है, यानी कि ये जो शब्दावली है, विचारधारा तो हाल महोदय ने दी, लेकिन जो ये शब्दावली है, शब्दावली का विकास कहाँ से होता है? तो 1873 में डाना महोदय इस शब्दावली का, यानी कि डाना महोदय भू अभिनति शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, शब्दावली हो गई, लेकिन विचारधारा और शब्दावली, यानी कि विचारधारा और नामकरण का जब हो गया, नामकरण इसका हो गया, तो इसके विकास से संबंधित बात हुई या विकास इसका प्रारंभ हुआ। तो विकास इसका करने के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? हाग महोदय का था। हाग महोदय ने इसका क्या किया? विकास किया। तो ये तो था इसका इतिहास, जो कोबर के भू अवनति के पहले हमको जान लेना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोबर के भू अवनति या भूसन्नति सिद्धांत के बारे में, जिसको हम फटाफट जान लेते हैं।
कोबर का भू अवनति सिद्धांत जो है, पहले तो कोबर के बारे में जानते हैं। कोबर एक जर्मन भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने 1923 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूछता है कि कब किया, तो 1923 में। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, जिस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो उस पुस्तक का नाम है डर बाउ डर अर्डे। जिस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत की चर्चा की उस पुस्तक का नाम है डर बाउ डर अर्डे। उसके बाद इनकी पुस्तक हो गई, जर्मन भूगर्भ शास्त्री थे। इसके बाद इनका जो सिद्धांत था वो मुख्यतः जो इनका सिद्धांत था वह संकुचन पर आधारित था। यह भी पूछा जाता है कि सिद्धांत इनका किस पे आधारित था, तो संकुचन पर आधारित था। उसके बाद इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो किससे संबंधित दिया, पर्वतों तो संबंधित तो दिया था, लेकिन इसके पहले हम चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले वीडियो में पढ़ा था कि पर्वत भी कई प्रकार के होते। तो इनका जो सिद्धांत था वह वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित था। यानी कि जो इनका सिद्धांत था वो वलित पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित था। तो कोबर का कहना था कि जहां आज, कोबर महोदय कह रहे थे कि जहां आज आप बड़े बड़े वलित पर्वत देख रहे हैं, ठीक, वहां पे पहले क्या था, भू अवनतियां थी या भू सन्नतियां थी, जियोसिंक्लाइन थी। क्या था, जियोसिंक्लाइंस थी। कौन कौन सी जियोसिंक्लाइंस थी, इन्होंने कई जियोसिंक्लाइंस की बात की, जैसे रॉकी जियोसिंक्लाइन, टेथीस जियोसिंक्लाइन। उसके बाद में रॉकीज था, टेथीस था, और ऐसी बहुत सारी इन्होंने जियोसिंक्लाइंस की बात की। इनका कहना था कि जहां आज वलित पर्वत हम देख रहे हैं वहां पर कभी भूसन्नतियां थी, और भूसन्नतियों का इन्होंने वलित पर्वतों के साथ में संबंध स्थापित किया। तो कोबर महोदय कहते हैं कि जो भूसन्नतियां हैं, ठीक, वो क्या हैं, पर्वतों का पालना है। यानी कि भूसन्नतियों को उन्होंने पर्वतों की पालना या पर्वतों का पालना, इसको अंग्रेजी में क्रेडल ऑफ माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो क्रेडल ऑफ माउंटेन किसे कहते हैं, भूसन्नति को या जियोसिंक्लाइन को। ठीक, तो ये किसका कहना था, कोबर महोदय का। अब इनके सिद्धांत पे आते हैं हम डायरेक्ट। तो इनके सिद्धांत में इन्होंने ये क्या बताते हैं, इस सिद्धांत में ये 3 अवस्थाएं बताते हैं। पहली जो अवस्था रहती है भू अभिनतियों के विकास की, दूसरी जो रहती है वो पर्वतों के विकास की, तीसरी जो रहती है वो तीसरी जो रहती है वो पर्वतों की अवस्था रहती है, भू अवनतियों के विकास की अवस्था। पहले तो इसको जान लेते हैं कि क्या है भू अवनतियों के विकास की अवस्था। तो इन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसा उथला लंबा सरकरा जली भाग
इन्होंने बताया कि संकुचन, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उसमें संकुचन हुआ और संकुचन के द्वारा ही क्या हुआ, भू अवनतियों का विकास हुआ, जिसमें जल भरा, और जल जब भरा तो इसके जो चारों तरफ थे वो क्या थे, दृढ़ भूखंड पाए गए, दृढ़ भूखंड पाए गए। इस तरीके से आप जान लीजिए, ये जो पार्ट था इसका, ये क्या थे, दृढ़ भूखंड थे। और इस दृढ़ भूखंड को इन्होंने क्या नाम दिया, पूछा जाता है। इस दृढ़ भूखंड को जो इन्होंने नाम दिया वो क्रेटोजन। क्रेटोजन, इसको अगर अंग्रेजी में देखते हैं तो फोरलैंड, या हिंदी में अग्र देश की बात की। उसके बाद में ये कहते हैं इनका विकास होता है, और इनमें क्या होता है, ये वाला जो दृढ़ भूखंड है, अपरदन के कारक इसमें क्या करते हैं, अपरदन के जितने भी कारक हैं, जैसे नदियां हैं, हिमनद हैं, वो क्या करती हैं, इसके तलछट में जमाव करती हैं, है ना। ये काफ़ी बड़े मात्रा में होते हैं और उसके बाद में इनके तलछट में जमाव होता रहता है, जिससे क्या होता है, ये वाली जो है यानी कि भू अवनतियों का जो तलछट है उसमें धसाव होता रहता है, और धसाव होते होते क्या होता है, जो दूसरी अवस्था आती है वो पर्वतों के विकास की अवस्था आती है। जो दूसरी अवस्था है पर्वतों के विकास की अवस्था, है ना। दूसरा जो है पर्वतों के विकास की अवस्था है। तो इसमें जब तलछट में जमाव होता जाएगा तो क्या होंगी, इनका धसाव होगा, और जब धसाव होगा तो ये वाले जो भाग हैं, ये वाले भाग क्या होंगे, आपस की ओर गति करेंगे, और गति करने पे इनमें क्या होगा, जो है किनारे किनारे पर वलन पड़ेंगे, और इन्हीं किनारे वलन को इन्होंने रेंडकेटन नाम दिया। इन्होंने रेंडकेटन नाम दिया, और इसी क्या हुआ, जब इसमें इधर किनारे किनारे भागों पे वलन पड़े, और जो बीच का जो भाग था वो क्या रहा, स्थिर रहा, और स्थिर भाग को इन्होंने क्या कहा, स्थिर भाग को इन्होंने मध्यपिंड या मीडियन मास, या इसको इन्होंने जर्मन भाषा में जो कहा वो कहा श्वासिनबर्ग, अंग्रेजी में से जेड विचिंग BRIG बर्ज, श्वासिनबर्ग इन्होंने कहा। उसके बाद रेंडकेटन हो गया इनका, ये इनकी जो प्रमुख शब्दावली थी जो उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद में जो तीसरी अवस्था थी वो पर्वत के निर्माण की अवस्था थी। जो तीसरी अवस्था थी वो पर्वत के निर्माण की अवस्था थी। पर्वत के निर्माण की अवस्था थी। इसमें इन्होंने कहा कि जब इनका संकुचन होता है और जब धसाव होता है तो ये सब आपस में आते हैं, बढ़ते हैं, और फिर जो तलछट का जो भी इसमें तलछट में जमाव होगा अवसादों का, फिर भू संतुलन की क्रिया होगी, और भू संतुलन के द्वारा ये जो भारी पदार्थ होंगे ये अंदर गति करेंगे, और जो हल्के पदार्थ होंगे उनको क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और यहीं पे क्या होगा, पर्वतों का जो है वो निर्माण होगा। और पर्वतों के निर्माण के द्वारा पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ये तीसरी अवस्था में इन्होंने बताया। फिर इन्होंने कहा कि अगर जो धीमा संचलन रहा तो क्या होगा, मध्य पिंड का विकास होगा। जैसे इधर जब भारत गति कर रहा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये ऊपर कौन सा था, यूरेशियन प्लेट, और बीच में क्या था, टेथिस सागर था। तो जब भारत गति कर रहा था तो क्या हुआ, इधर जो है हिमालय बना, और ऊपर जो था वो कुल्लू शान। तो बीच में जो निर्माण हुआ वो किसका हुआ,
तिब्बत का पठार, और तिब्बत का जो पठार है वो किसका उदाहरण है? मध्यपिंड या मीडियन मास या श्वासेनबर्ग का उदाहरण है। फिर इन्होंने कहा कि अगर जो है संचलन की गति बहुत तीव्र हो तो इसमें क्या होगा? इसमें जो ये वलन है इसका परिवलन में ये बदल जाएंगे, और परिवलन जब होगा तो ये क्या होंगे? परिवलन एक दूसरे पे वलन की जो है वो टूट जाएंगे, और वो जब टूट जाएंगे एक दूसरे पर गिरेंगे तो उन्हें क्या बोला? नापे कहा। जैसे हमको भारत के हिमालय पर्वत में, हमको जम्मू कश्मीर में हमको नापे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने तो इतना सब कह दिया, पर्वतों की उत्पत्ति करा दी, लेकिन इनकी आलोचनाएं भी खूब हुई। आलोचनाएं किस तरीके से हुई? आलोचनाओं में अगर देखें तो इन्होंने कहा कि जो है इन्होंने बताया, आलोचना इस तरीके से हुई जो इन्होंने बल बताया, यानी कि जो संकुचन हुआ तो संकुचन इतना शक्तिशाली या जमाव धसाव का इतना शक्तिशाली होना जिससे कि वलित पर्वत इतने बड़े बड़े वलित पर्वत बन जाए। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बल के मामले में गलती कर बैठे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो दोनों फोरलैंड या अग्रदेश, दोनों दृढ़ भूखंड जो हैं उनका जो है दोनों की गति होती है, लेकिन स्वैस महोदय ने कहा कि जो बैकलैंड जो है उसकी सिर्फ एक की गति होती है, ना कि दोनों की गति होती है। उसके बाद इन्होंने जो जितने भी पूर्व से पश्चिम के पर्वत हैं उसके बारे में तो इन्होंने बता दिया, लेकिन जितने भी जैसे रॉकीज एंडीज उत्तर से दक्षिण में फैले हुए पर्वत हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी, जिससे ये थोड़ा सा कोबर का सिद्धांत जो है वो काल्पनिक लगने लगता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको आधार बनाते हुए आगे आती है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है सही पाई जाती हैं। तो ये था कोबर का भू अवनति सिद्धांत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित ही एक सिद्धांत और है, तापीय संकुचन सिद्धांत। इसका सिर्फ ये जान लीजिए, ये जेफरीज महोदय ने दिया, और जो दूसरा है संवहन धारा या संवहन तरंग सिद्धांत, जो है ये किसका है? होम्स का है। तो ये तो थे सिद्धांत, प्रमुख पर्वत से उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत है। तो इतना कुछ था इसमें कोबर के भू अवनति सिद्धांत में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।